बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का कैसा रहा एक्शन, साथ ही अब सोमवार के लिए क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह। साथ ही आज हमारे साथ शो में शामिल होंगे ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत है शो में। और पूरी रिसर्च टीम, उनका भी परिचय करा देते हैं। आशीष से हम जानेंगे आज के बाजार का हाल कैसा रहा और क्यों केमिकल सेक्टर पर बुलिश है म्यूचुअल फंड्स। साथ ही मानसी बताएंगे इस हफ्ते गुजरात गैस में क्यों आई तेजी और वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो पिछले एक साल से घाटे में है लेकिन उनके शेयरों ने कमाल का रिटर्न दिया। वरुण से जानेंगे कम सब्सक्रिप्शन वाले आईपीओस का हाल। सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर चलिए एक नजर डाल लेते हैं। आज हमने देखा हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में दिन भर भारी उठापटक जारी रही, लेकिन दिन के निचले स्तरों से बाजार ने जोरदार रिकवरी भी दिखाई। निफ्टी निचले स्तर से 225 अंक सुधर कर 15,675 के ऊपर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में 750 अंकों का सुधार हमें देखने को मिला और ये 52,300 के ऊपर जाकर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में दिन के निचले स्तर से 650 अंकों की स्मार्ट रिकवरी दिखी और ये 34,550 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। जरा एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 880 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 45 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए मेडिटेड स्टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार के अगले हाफ में आई रिकवरी के अहम कारण क्या रहे। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में एकदम सुस्त क्लोजिंग देखने को मिली। जी हां, इंडेक्स देखने से तो यही लगता है। देखिए, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी एकदम सुस्ती के साथ बंद हुए। सेंसेक्स मामूली से हरे निशान में, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी हल्के लाल निशान में ना। लेकिन ये सही तस्वीर नहीं है। एक्शन इतना था कि आप सोच भी नहीं सकते। क्लोजिंग देखकर शुरुआत हल्की कमजोरी के साथ हुई और उसके बाद जो बाजार धराशायी हुए, पूछिए मत। दो वजह थी सबसे ज्यादा कमजोरी की। पहला, अमेरिकी बाजारों में कल कमजोरी भरा सेशन रहा, भारी उतार चढ़ाव और उसके बाद डाउ 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ। सुबह से डाउ फ्यूचर्स भी खराब। ठीक है, तो ये एक बड़ा कारण हो गया। दूसरा, एफआईआईज की तरफ से बिकवाली के आंकड़े कल आते दिखे, कैश मार्केट में भी, फायदा कारोबार में भी। तो ये दो बड़े कारण थे जिसके चलते भारतीय बाजारों पर थोड़ा सा दबाव दिखा। कल की क्लोजिंग तो खराब थी, उससे भी थोड़ा मूड तो खराब था ही, कमजोर तो थे ही हम। तो ये और कारण मिलकर बाजार पर दबाव बनाते दिखे और उसके बाद जो गिरना शुरू किया बाजार ने, पूछिए मत। गिरते गिरते न सिर्फ हम 15,700 के नीचे आए, 15,600 के भी नीचे आए। अच्छा, वहां भी नहीं रुके, 15,500 के भी नीचे आए, 15,450 का लो बनाया। ये लेवल बेहद इंपॉर्टेंट था। कैसे? पिछला लाइफ टाइम हाई 15,431 के आसपास का था और उसके बेहद करीब जाकर निफ्टी ने सपोर्ट लिया और ऊपरी स्तरों से देखें तो एक तरह से 15,900 का हाई बनाने के बाद 450 पॉइंट का एक साइजेबल हेल्दी करेक्शन। और ये करेक्शन सिर्फ सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं था, आज अक्रॉस सेक्टर्स था। सारे सेक्टर्स लाल निशान में। इवन मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो जनरली खराब नहीं होते, ये भी 3-3% लुढ़क गए। तो पूरी तरह से सब जगह करेक्शन होकर ट्रेडर्स की पोजीशन हल्की हुई, कमजोर ट्रेडर्स बाहर हुए और उसके बाद जो आखिरी 1.5 घंटे में हुआ वो पूछे मत। क्या शानदार रिकवरी हुई और मतलब जो बाजार घूमे, गजब के घूमे। और बंद होते होते आपको ये तस्वीर सही नहीं दिख रही। एक्चुअली बंद होते होते निफ्टी 15,725 पर बंद हुआ, बैंक निफ्टी 34,700 पे बंद हुआ, हरी निशान में बंद हुआ। ये तो आखिरी आधे घंटे की एवरेज क्लोजिंग होकर दोनों लाल निशान में दिखे। तो बहुत ही शानदार रिकवरी और करेक्शन पूरा करके बाजारों ने ऊपर जाने की कोशिश की है। तो आज का सेशन बहुत एक्शन पैक था। पूरा फर्स्ट हाफ मिड सेशन कमजोरी वाला और आखिरी 2 घंटों में बेहतरीन रिकवरी के साथ बाजारों ने अपने नुकसान को बेहद कम किया और फ्लैट बंद होने में कामयाब रहे और एक हेल्दी करेक्शन की जो बाजार को जरूरत थी वो बाजार को मिला। तो अब अगला हफ्ता इस लिहाज से बेहद अहम होगा। हल्के ट्रेडर्स, थोड़े कमजोर बाजार, सुस्ती और उतार चढ़ाव भरे वाले सुस्ती वाले अमेरिका फ्यूचर्स के संकेत और उतार चढ़ाव वाले अमेरिका के ट्रेडिंग सेशन, इन सब के बीच में अगले हफ्ते अगर थोड़े भी ग्लोबल संकेत मजबूती वाले मिले तो बाजार फिर से नए लाइफ हाई बनाने के लिए हो जाएंगे तैयार। तो सोमवार के लिए बाजार पर खास स्ट्रैटेजी डिटेल में समझेंगे अनिल जी से, लेकिन उससे पहले आज सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा वो जानना भी है जरूरी। हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी का रुख कर लेते हैं। आशीष, जरा बताएं बाजार में आज खबरों के दम पर किन सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्शन था?
देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र काफी इंटरेस्टिंग रहा। दिन की शुरुआत में अगर आप देखें तो भारी गिरावट बाजार में देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग के समय शार्प रिकवरी आई और निफ्टी निचले स्तरों से करीब 275 अंक सुधरा। वहीं निफ्टी बैंक में 800 अंकों की जो है रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स में भी अगर आप देखें तो दिन के दौरान काफी बढ़िया रिकवरी आई। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। आइए सबसे पहले वो स्टॉक्स देख लेते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताए। वोडाफोन आइडिया सही से हमें पर आइडेंटिफाई किया। सुमित जी ने अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली। सन टीवी स्टॉक आपको राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में बताया गया था, अच्छा उछाल स्टॉक में देखने को मिला। और जय ठक्कर ने आपको बताया एचयूएल और करीब 3 से 4% के मूव स्टॉक में देखने को मिले। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो लगातार गिरावट देखी जा रही है मेटल स्टॉक्स में, और ग्लोबली मेटल प्राइसेस में जो है गिरावट आई है, इसका एक असर देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान कॉपर, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, सेल, तमाम मेटल कंपनीज अगर आप देखें तो आज गिरावट ही देखने को मिली। सिर्फ एक आप हिंडाल को छोड़ दीजिए जहां पर निचले स्तरों से काफी बढ़िया रिकवरी। इसके अलावा अगर आप देखें जो सरकारी कंपनीज हैं यहां पर भी आज गिरावट का रुझान देखने को मिला। ऑयल एंड गैस स्पेस से एचपीसीएल, ओएनजीसी यहां पर गिरावट देखने को मिली। पावर ग्रिड में ऊपरी तरफ से गिरावट आई। कोल इंडिया में अगर आप देखें तो अच्छी खबरों के बाद भी गिरावट के रुझान देखने को मिला। अदानी स्टॉक्स देखिए लगातार जो है वेल्थ डिस्ट्रॉयर साबित हो रहे हैं। अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर, तमाम जो स्टॉक्स हैं करीब करीब 5% की गिरावट इन स्टॉक्स में देखने को मिली। लेकिन एफएमसीजी सेक्टर अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली काफी बढ़िया कर रहा है। लगातार 3 दिन से अगर आप देखें तो छोटे छोटे गेन्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एचयूएल के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा जुबलेंट फूडवर्क्स, डाबर, मेरिको में खरीदारी देखने को मिली। और खास बात यह भी रही कि आज के सत्र में 2 कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स, वहां पर भी तेजी का रुझान देखने को मिला। ब्लू स्टार में करीब 1 से 1.5% के मूव्स देखने को मिले। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में दिन के दौरान 3% से ज्यादा की तेजी आई। बैंकिंग स्टॉक्स ने भी अगर आप देखें तो रिकवरी को काफी ज्यादा सहारा दिया। मेन स्ट्रीम बैंक में तो तेजी रही, जैसे कि आप देखिए इंडसइंड बैंक अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली। इसके अलावा जो छोटे बैंक है, मिसाल के तौर पर जेएनके बैंक, यहाँ पर नतीजों का असर देखने को मिला। साउथ इंडियन बैंक में 4 से 5% के मूव्स आते हुए दिखे। और आखिरी कुछ घंटे में अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक में भी निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी आई। लेकिन बाजार में अगर आप देखें तो जो ऑटो स्टॉक्स की रफ्तार है वो लगातार घटती जा रही है। अशोक लेलैंड पर ब्रोकरेज हाउस के जो डाउनग्रेड आए इसका एक असर देखने को मिला। एमएनएम, टाटा मोटर्स और अमारा राजा बैटरीज गिरावट के साथ बंद हुए। संदीप जी आपके पास आ रहे हैं, तो इस हफ्ते की क्लोजिंग, इस हफ्ते का कारोबारी आखिरी कारोबारी दिन आपको कैसा लगा? हफ्ते का रैपअप पर आप क्या कहेंगे और अब स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए किसी की? साथ ही सोमवार के लिए हमेशा की तरह आपसे इंट्राडे पिक जानेंगे और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर? यस स्वाति जी, वेरी गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे जो अनिल जी का अंदाज था आज के दिन के बारे में जब वो डिस्क्राइब कर रहे थे तो शुरुआत की थी कि आज का दिन दिखने में तो बड़ा सुस्त लग रहा था, मगर जो अंदर आज के दिन में जो तूफानी जो मूव्स आए हैं, बहुत वॉलेटाइल सेशन था, ऊपर और नीचे बहुत किया है। तो ऐसे जब मूव्स आने लगते हैं दोनों साइड के मूव्स, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं काफी कॉशियस हो जाना चाहिए। और वॉलेटिलिटी बढ़ी है, हालांकि विक्स को देखकर नहीं लगता ऐसा, बट यस मुझे लगता है कि अब मार्केट में रिस्क बढ़ी है। सो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि आई वाज एनीवेज वेरी एग्रेसिव ऑन डिफेंसिव। मैं 2-3 दिनों से रोज बोल रहा हूं ये बात कि हमें क्वालिटी स्टॉक्स में बैठना है और बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होना है। और हर टाइप के जो स्टॉक्स चल रहे थे, हो सकता है कि उसकी वजह से भी एक कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि एक एक्सुबरेंस मार्केट में आ गया था। सो नाउ एफआईआईज का भी नेगेटिव स्टांस दिख रहा है, कल भी नेगेटिव थे, आज भी डेटा दिख के नेगेटिव लग रहा है। ग्लोबल क्यूज भी नेगेटिव है, इवन एसजीएक्स निफ्टी भी नेगेटिवली ट्रेड कर रहा है अच्छा खासा। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, ये जो सेक्टर्स है ये सब अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आज इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे सिप्ला को लाया हूं। मुझे लगता है कि 961 पे ये क्लोजिंग दी है, 975 980 का टारगेट लगाएं और 955 का स्टॉप लॉस। इंट्राडे एफएनओ पिक सिप्ला। और इंट्राडे कैश मार्केट की पिक है वो है टिमकेन इंडिया, जो कि बहुत अच्छी क्लोजिंग दिया था और एक एमएनसी कंपनी है, बेहतरीन बेरिंग्स की कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है। तो मुझे लगता है कि जो 1383 के लगभग क्लोज हुआ है, 1420 1430 का टारगेट लगाए, 1360 का इंट्राडे कैश मार्केट के पिक के तौर पे स्टॉप लॉस लगाएं। और पोजिशनल पिक के तौर पे मैं लाया हूं केईसी इंटरनेशनल, जो कि 415 पे बंद हुआ है, 470 का टारगेट लगाए आने वाले हफ्ते के लिए और 390 का स्टॉप लॉस। ओके, तो यहाँ पर 3 पिक्स संदीप जी की, 2 इंट्राडे की और एक पोजिशनल व्यू। इंट्राडे एफएनओ सिप्ला में खरीदारी की सलाह, इंट्राडे कैश में
टिमकेन इंडिया में खरीदारी की सलाह दी है संदीप जी ने, और केएसी इंटरनेशनल में पोजिशनल व्यू रखने का सुझाव। बातचीत जारी रहेगी आज के खास मेहमान से। कुछ और सेक्टर स्पेसिफिक खबरों का भी रुख हम कर लेते हैं। नजारा टेक्नोलॉजीज की बात करें, उस पर बिकवाली की राय क्यों दी गई है, कंपटीशन जो तगड़ा है वो कहां से मिल रहा है, सीएलएसए का क्या मानना है, जरा समझते हैं। मानसी के पास पूरी रिपोर्ट है। क्या खबर है नजारा टेक्नोलॉजीज को लेकर मानसी? जी बिल्कुल, देखिए नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर की चाल अगर आप देखेंगे, ये महज एक महीने में 5% करीब गिरता हुआ दिख चुका है और लिस्टिंग से लेकर अब तक 0.7% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। तो एक महीने में गिरावट तो काफी ज्यादा है, क्योंकि 5.2% की गिरावट ये देख चुका है। इसके पीछे की वजह अगर देखें, कई सारे फैक्टर्स हैं और जिस सेगमेंट से ताल्लुक रखती है कंपनी, उससे जुड़े भी कई सारी खबरें आ रही हैं जो कि कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव साबित होती हुई दिख सकती है। सबसे पहले तो सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें रिपोर्ट ने बिकवाली की राय नजारा टेक्नोलॉजीज को देते हुए कवरेज की शुरुआत की है और लक्ष्य 1095 के दिए हैं। दरअसल जियो गेम्स, ड्रीम 11, एमपीएल और पेटीएम फर्स्ट गेम्स से कंपनी की कंपटीशन काफी हद तक बढ़ती हुई दिखेगी। अब कंपटीशन बढ़ती दिखेगी तो सीधे तौर पर इसका एक असर आना पूरी तरह से लाजमी है। भारतीय मोबाइल गेमिंग मार्केट में ई स्पोर्ट्स का केवल 10% हिस्सा अगर स्टॉक्स के हिसाब से देखें तो है, जो कि कंपनी का एक प्रोडक्ट है और इसी के चलते हिस्सा काफी कम कह सकते हैं, या चंक जो है काफी कम कहा जा सकता है। वैल्यूएशंस पर यह महंगा है काफी, और 60% आय अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से यानी कि ग्लोबल मार्केट से आती हुई दिख रही है। अफ्रीका से करेंसी और नॉर्थ अमेरिका में रेगुलेशंस बदलने का भी रिस्क कंपनी को हो जाता है। जब ग्लोबल मार्केट से कंपनी की आय का हिस्सा आता है तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारी लीगैलिटीज होती है, जिसके साथ कंपनी के कारोबार को जूझना होता है। इसका भी एक इम्पैक्ट है जो कि कंपनी के कारोबार पर पड़ता हुआ दिख सकता है। ये तमाम चीजें हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, जिसमें इन्होंने कवरेज की शुरुआत बिकवाली की राय के साथ की है, लक्ष्य 1095 के नजारा टेक्नोलॉजीज पर। बहुत शुक्रिया मानसी पूरी जानकारी के लिए। इन्फो एज की बात करें तो नतीजे आने वाले हैं और मार्च तिमाही में इन्फो एज के नतीजों का अनुमान क्या कहता है। आशीष के पास एक बार फिर से चलते हैं। बताइए आशीष, इन्फो एज के नतीजों से क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं? देखिए नतीजे अच्छे आएंगे। पिछली तिमाही के मुकाबले कंपनी का जो मुनाफा है इसमें आपको 7% की ग्रोथ नजर आएगी, 70 करोड़ से बढ़कर 75 करोड़। दरअसल नौकरी और 99 एकर्स दोनों में अगर आप देखें तो प्रदर्शन काफी बढ़िया देखने को मिला। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है इसका फायदा आपको मार्जिन पर देखने को मिलेगा। 25% से बढ़कर करीब 27% के जो मार्जिन है वो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है। जो कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा, यहाँ पर आपको 18% की ग्रोथ नजर आएगी और टॉप लाइन यहाँ पर 9% की तेजी नजर आएगी। 295 करोड़ का आंकड़ा जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा तो अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है। संदीप जी, इन्फो एज पर आपकी राय? देखिए मैं नजारा के ऊपर भी राय दूंगा और मैं यहाँ पे वो टाइम बचा लूंगा। देखिए नजारा मुझे संभव काफी एक्सपेंसिव लगता है और पिछले 3-4 सालों से नजारा के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं। सो आई वाज एनीवेज वेरी स्केप्टिक जब आईपीओ भी आया था, और अभी भी मुझे लगता है कि इन टाइप के जो भी होप वाले प्लेज होते हैं उनमें थोड़ा कॉशियसली चलना चाहिए। और अगर इन्फोएज की भी बात करें तो देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया इनके पास पोर्टल्स है, वर्टिकल्स है जिनसे ये लोग पैसा कमाते हैं, बट स्टिल मुझे एक्सपेंसिव लगता है। बाकी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे ऐसी उम्मीद है, और इनका वैल्यू अनलॉकिंग, जोमैटो का आईपीओ का भी एक उम्मीद लगाया हुआ है मार्केट। तो मेरी राय यही रहेगी कि जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। एक ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्टेड है तो वो कंफर्ट जरूर देता, बट ओवरऑल मैं बहुत ज्यादा बुलिशली इस स्टॉक को वैसे रेकमेंड नहीं करता। बट यस, बिकॉज दे हैव गॉट सो मेनी गुड पोर्टल्स इन देयर पोर्टफोलियो, तो उसकी वजह से इसको बहुत जबरदस्त वैल्यूएशंस मिलती है। बट इतने महंगे वैल्यूएशंस वाले स्टॉक को लेने के लिए बहुत लॉन्ग टर्म विजन वाले इन्वेस्टर्स ही ले सकते हैं। ओके, चलिए ये तो बातचीत हुई नजारा टेक्नोलॉजीज और इन्फो एज की। आगे बढ़ते हैं, शो का खास सेगमेंट का वक्त हो गया है। नाम है शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा हैं हमारे साथ। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहाँ रखें? नमस्ते स्वाति जी, आपका और आपके सभी दर्शकों का। सोमवार के लिए स्ट्रेटजी 2 स्टॉक्स में है, एक तो भारत फोर्ज और सन फार्मा। दोनों ही करीब करीब एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, हालांकि फंडामेंटल नहीं, ये सिर्फ टेक्निकल और डेरिवेटिव बेस्ड रिकमेंडेशन है। पर फिर भी भारत फोर्ज को अगर हम देखें
तो आज ये 0.25% ऊपर बढ़ा है और नीचे से घूमा है, तो लगता है एक बार नियर टर्म बॉटम इसके अंदर बना है। तो जून महीने की 740 की कॉल 7 रुपए पे जो क्लोजिंग है वहां पे ली जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 4 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 12 रुपए। दूसरा जो स्टॉक है सन फार्मा, वो 232 रुपए की आज क्लोजिंग है, वो करीब 1% नीचे था, लेकिन जो इसने हैमर टाइप पैटर्न बनाया है नीचे जाके फिर वापस आया है, उससे लगता है कि यहाँ भी एक नियर टर्म बॉटम बना है और जून 670 की कॉल ली जा सकती है। 7.45 पे क्लोजिंग की, आप वहां पे या थोड़ा नीचे लें, स्टॉप लॉस रखें 4 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 12 रुपए। दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, लेकिन दोनों में से अगर एक स्टॉक देखा जाए तो भारत फोर्ज में थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। कोई भी ऑप्शन आप ये 4-5 दिन से ज्यादा होल्ड न करें, स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते रहिए। जय हिंद और एक अच्छा वीकेंड बिताइए। नमस्ते। आइए अब अनिल जी से समझते हैं सोमवार के लिए बाजार पर क्या आपको स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए और बाजार को अहम संकेत कहां से मिलेंगे। जून के महीने की शुरुआत से हम लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए अब है ना आपको संकेत ग्लोबल मार्केट से मिलेंगे, क्योंकि अप्रैल और मई में हमने 2 महीने भरपूर तेजी देखी है भारतीय बाजार में नतियों के दम पर, वो हो गई। अब रिजल्ट सीजन है लेकिन बहुत हल्का फुल्का है, बड़े रिजल्ट्स है नहीं। मिड कैप्स के भी जो रिजल्ट्स है वो बैक बेंचर्स जो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते नहीं है, उस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आप पूरी तरह से निर्भर हैं बाहर के बाजारों पर। और बाहर के बाजारों में एक चीज जो साफ दिख रही है कि पिछले 4 दिनों से अमेरिका के बाजार चूंकि कमजोर बंद हुए, उसका असर हमारे यहाँ भी पड़ा है। मेटल्स खासतौर से काफी टूटे हैं जो ग्लोबली लिंक्ड है, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं मेटल शेयरों में भी अब रुकावट के गिरने की रुकावट आ रही है। अब और नहीं गिरेंगे, मतलब रुक रहे हैं, वो संकेत आ रहे हैं। अमेरिका में भी 4 दिनों की गिरावट के बाद उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी रिकवरी आए। क्या होगा देखा जाएगा सोमवार को, और अमेरिका के फ्यूचर्स क्या रहते हैं। लेकिन ओवरऑल यहां से एक जो शानदार रिकवरी दिखी है भारतीय बाजारों में, अब आपको 2-3 चीजों पर फोकस करना है। पहला तो ये कि जब तक 15,575 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होता तब तक आपका ट्रेंड तेजी का है, और अब वापस 15,800-825 के पार निकलकर निफ्टी बंद होता है तो आप लाइफ टाइम हाई भी बनाएंगे, 16,000 भी पहुंचेंगे, और हो सकता है 16,200 तक की यात्रा फिर से करने की कोशिश करें आप निफ्टी पर। ये संकेत आते दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, नो डाउट बैंक निफ्टी उतना मजबूत तो नहीं है जितना निफ्टी है, करेक्ट, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी भी कोशिश तो कर रहा था आज वापस से रिकवरी के। तो जब तक 34,400 के नीचे बंद ना हो तब तक फ्रेश कमजोरी नहीं है, और एक बार 35,000 के ऊपर बंद होने के बाद बैंक निफ्टी में भी थोड़ी मजबूती के संकेत फिर से आना शुरू होंगे। तो देखते हैं, मेक और ब्रेक हफ्ता है अगला। एक तो वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी भी है, ग्लोबल मार्केट्स भी वॉलेटाइल काफी है, और करेक्शन काफी कुछ होने के बाद ट्रेडर्स हो चुके हैं हल्के। तो अब देखते हैं अगले हफ्ते में क्या कुछ एक्शन बनता है। बेहद इंटरेस्टिंग हफ्ता रहेगा। तो सोमवार के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी समझिए। आइए अब सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी समझते हैं। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान है हमारे साथ। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। बताइए सोमवार के लिए कहां पर रखे स्ट्रैटेजी। बिल्कुल, हमें लगता है कि आज की जो रिकवरी थी मार्केट में वो काफी अच्छी थी। रिकवरी काफी सारे स्टॉक्स वापस रिकवर हुए थे, और हमें लगता है थोड़ा ब्रॉड बेस्ड ट्रेंड हमें देखने मिल सकता है आने वाले हफ्ते में। हमें लगता है लार्सन को बाय किया जा सकता है, और लार्सन के जो 1460 के जो कॉल ऑप्शन है हम उसे बाय करने की राय रखेंगे। 27 से 28 रुपए के बीच में मिल रहे हैं वो, तो 27, 28 या 29 इन प्राइस पे इसे खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 15 रुपए का, और यहाँ पे जो टारगेट हम सुझा रहे हैं वो है 55 रुपए के। साथ ही साथ हमें लगता है कि यूनाइटेड फॉस्फोरस, यहाँ पे भी हमें अच्छी एक फॉलोअप बाइंग देखने मिली है, और यहाँ पे 800 रुपए के जो कॉल ऑप्शन है हम उसे बाय करने की राय रखेंगे, जो तकरीबन 20-21 रुपए के करीब मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 10 रुपए का, और हम टारगेट रखेंगे 40 रुपए के। जी बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, आप शो में शामिल हुए। और संदीप जी आपके पास आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म पिक कौन सी। यस बिल्कुल, ब्लू स्टार लिमिटेड एक बेहतरीन एयर कंडीशनिंग और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन की कंपनी है, और आप ये मान लीजिए कि जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी का, तो 2800 एम्प्लॉइज, 32 ऑफिसेज और 900 सिटीज में, और 6000 स्टोर्स जहां पे ये लोग अपने चिलर्स, कोल्ड रूम्स और रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट्स बेचते हैं। और सबसे बढ़िया बात अगर देखें, अगर इजी लैंग्वेज में बात करें, तो एवरी थर्ड कमर्शियल बिल्डिंग इन इंडिया हैज अ ब्लू स्टार प्रोडक्ट इंस्टॉल्ड, इस तरीके का। और प्लस इन्होंने अभी एक नया फोरे किया हुआ रेसिडेंशियल वाटर प्यूरिफायर्स में, जो कि
एक यूनिक इन्होंने प्रोडक्ट बनाया, इंडिया का फर्स्ट आरओ प्लस यूवी हॉट एंड कोल्ड वाटर का। तो मुझे लगता है जो ये डोमेस्टिक रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है, एयर कूलर्स, एयर प्यूरिफायर्स, आरओज, तो इन सब में जो इन्होंने फोरे किया और एक मास मार्केट प्रेजेंस को ये लोग और फोकस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी आगे आने वाले दिनों में और बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी। और सबसे बढ़िया बात है, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, डाउनसाइड रिस्क मुझे ज्यादा दिखती नहीं है। और मैं फंडामेंटल्स देख रहा था, दे आर वेरी गुड एंड एक अच्छा करेक्टेड स्टॉक है, ऊपर के लेवल से 1000 रुपए के लेवल से 800 रुपए के लेवल्स पे मिलता है ऐसे मार्केट्स में। तो इन्हीं टाइप के स्टॉक्स में जहाँ डाउनसाइड रिस्क चूंकि कम है, तो मैं यही कहूंगा कि स्टॉक को ले आराम से, और आने वाले दिनों में 950 से लेकर 1000 रुपए तक के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक को खरीदा जा सकता है 6 से 9 महीने की अवधि। तो ब्लू स्टार में लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आप रख सकते हैं, संदीप जैन ने ये राय दी है। बहुत शुक्रिया संदीप जी, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। साथ ही तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। शो में आज के लिए बस इतना ही।